हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं प्रदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने कहा था कि हम सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारी एनसीईआरटी बुक से संबंधित है, हम उनके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा था कि अगर हमें सीयूटी की तैयारी करनी है तो हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लेके आएँ, कैसे आएंगे, किस तरीके से तैयारी करें। तो इसके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि हम इसी प्लेटफॉर्म से मैं समय पर आपको क्वेश्चन है वो अवेलेबल करवाते रहेंगे। क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आते रहेंगे, उन पे हम चर्चा करते रहेंगे। वो जो आज हम लेके आए हैं, तो सिलेबस का हमारा सबसे पहला लेसन है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन से संबंधित हम आज की क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। फर्स्ट लेसन में जीवों में जनन जो दिया गया उसकी विधियां दे रखी हैं, जैसे अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का जो जनन है, इसमें कौन कौन सी विधि से जीव जनन करते हैं, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जीवों में अलैंगिक जनन। जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां हैं, उनसे किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल बनते हैं, और हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में सवाल जो टॉपिक है वो टॉपिक किस प्रकार से दिया गया। तो आज की क्लास में हम इस बात पे चर्चा करते हैं। चलिए शुरू कर दे। हम ये जो सीरीज शुरू करने वाले हैं ये सीयूटी और नीट के लिए रहेगी। ये सीयूटी के एग्जाम को तो कवर करेगी करेगी, पर साथ में नीट को भी कवर करती है। हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बुक का लेसन नंबर फर्स्ट है। और लेसन नंबर फर्स्ट जो फिलहाल इस समय जो बोर्ड एग्जाम की जो बुक देगी उसमें से उसको हटा दिया गया है, पर ये नीट में भी है और सीयूटी के एग्जाम में भी इसको शामिल किया गया है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने वाले इसमें लेसन नंबर 1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स मोड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसके प्रकार कौन कौन से, उसकी कौन कौन सी विधियों से अलैंगिक जनन होता है। चलिए शुरू कर दें। हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है कि जीवों द्वारा प्रजनन करने का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। पहला सवाल है कि जीवों के द्वारा जनन करने का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, यानी कि जीव है वो जनन किस उद्देश्य से करते हैं और किस उद्देश्य से नहीं करेंगे। इसको देखा जाए तो एक कोई भी जीव है, वो जीव जब वो जनन करता है, प्रजनन कर रहा है, तो प्रजनन करने के पीछे उसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, कई सारे उसके एम होते हैं। यहां लिखा गया जैसे जाति की सततता। तो जीवों के द्वारा प्रजनन जब किया जाता है तो कोई भी जीव अपनी प्रजाति को लगातार इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, अभी वो खुद है, आगे आने वाले समय में उसी प्रजाति को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो अपनी प्रजाति को रिप्रेजेंट करने के लिए जब खुद चला जाएगा, मर जाएगा, तो उसके बाद में उसके संतान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब संतान के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो सीधी सी बात है कि वो प्रजनन के माध्यम से वो संतान पैदा करेगा। और जब संतान पैदा करेगा तो वो संतान, आने वाली संतानें उस प्रजाति की सतता को बनाए रखेंगे। दूसरी बात, जब जनन करेगा तो जनन के दौरान कोई भी जीव है कम से कम एक बच्चे को तो पैदा करेगा ही करेगा। लेकिन बहुत सारे जीव हमारे पास ऐसे भी हैं जो एक ही समय पर बहुत अधिक संख्या में बच्चे पैदा करते हैं, कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर ऐसी बात कहें तो समष्टि, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। बहुत सारे बच्चे बनेंगे तो सीधी सी बात है कि उनकी पॉपुलेशन यानी कि समष्टि में वृद्धि होगी। तो जनन के माध्यम से प्रजाति की सततता है वो भी बढ़ती है, ये बात सही है। समष्टि में वृद्धि होती है, ये बात भी सही है। फिर बात करते हैं प्रजाति की प्रभुता घटाना। इस पे विचार करते हैं कि प्रजाति की प्रभुता घटाना, एक जीव जब जनन करेगा और उसकी जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन बना के देगा, तो सीधी सी बात है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी इस एनवायरमेंट में, या हम कहेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, वो अपनी प्रभुता घटाएगा नहीं, उसकी प्रभुता बढ़ेगी। मतलब कि उसका दबदबा बढ़ेगा, और दबदबा बढ़ने का मतलब भाई साहब प्रभुता का बढ़ना। तो प्रभुता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब है कि जीवों के द्वारा प्रजनन करने का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो ये तो उसका उद्देश्य नहीं होगा। अगला है समष्टि में विभिन्नताएं उत्पन्न करना। जब एक जीव जनन करता है तो वो बेसिकली लैंगिक जनन के द्वारा जीव पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है। और जब कभी भी लैंगिक जनन के द्वारा बच्चे पैदा किए जाएंगे तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी पैदा होती है। यानी कि जो हम जनन पढ़ रहे हैं कि जनन के द्वारा क्या होने वाला है, तो जनन के द्वारा संतति पैदा होती है। संतति पैदा होगी तो प्रजाति की सततता बनी रहेगी, समष्टि में वृद्धि होती है, समष्टि है उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन प्रजाति की प्रभुता घटना ये नहीं होगा। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा प्रजनन करने का उद्देश्य नहीं है, तो वो ये वाला जो उद्देश्य है ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसका जवाब होगा सह। अगली बात करें, दूसरा प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विशेषता है। अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विशेषता है, तो हम इसी के बारे में तो चर्चा करने वाले थे कि अलैंगिक प्रजनन क्या है। देखें अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो सुनेंगे भाई। अलैंगिक जनन की विशेषता ये है, सबसे पहले
कि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, जीव केवल एक भाग लेगा। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, यहां पर दोनों में से कोई एक ही जीव भाग लेता है। नंबर दो, हो सकता है कि नर भी भाग ले और मादा भी भाग ले, लेकिन दोनों में से युग्मक केवल एक का ही काम आएगा। मीन कोई एक जीव रहेगा, एक जीव का कोई युग्मक होगा, युग्मक नहीं तो कोई शरीर के कोई कायिक कोशिका होगी, या शरीर की क्या होगी बेटा, कोई कायिक कोशिका। और इस कायिक कोशिका के द्वारा या युग्मक के द्वारा सीधे ही क्या पैदा की जाएगी, संतति पैदा की जाएगी। इसका मतलब है कि जीव एक भाग लेगा, उसमें युग्मक भाग ले सकते हैं और उसमें संतति पैदा होगी। अब बात करते हैं, अब अलैंगिक जनन से कोई संतति पैदा होती है तो वो संतति अपने ही माता पिता के एग्जैक्ट समान पैदा होगी, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है। और समसूत्री विभाजन से जब भी कभी किसी जीव का निर्माण होगा तो सीधी सी बात है कि लक्षणों में यानी कि जीन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणसूत्र डीएनए की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बच्चे में विभिन्नताएं भी नहीं आएंगी। और ऐसे बच्चे, ऐसी संतान जो अपने माता पिता के समान लक्षणों वाले होते हैं, उन संतति को हम बेसिकली क्लोन कहते हैं। तो अगर इन सभी विशेषताओं को देखा जाए तो अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विशेषता है, तो एक जनक द्वारा प्रजनन होता है, सही बात है, एक जनक ही भाग लेता है। नंबर दो, युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है, यानी कि यहां दोनों में से एक युग्मक भाग लेगा, और जब एक युग्मक भाग लेगा तो युग्मक संलयन की कोई संभावना ही नहीं बनती है, तो मतलब कि युग्मक संलयन इसमें अनुपस्थित होगा। और मैंने कहा कि अभी अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन से पैदा होता है, तो पैदा होने वाली संतति माता पिता के समान लक्षणों वाली होती है और वो क्लोन कहलाती है, तो इससे क्लोन भी उत्पन्न होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सारी की सारी रहेंगी। इसका जवाब रहेगा द। आगे बढ़ दे। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन विधि द्वारा सामान्यतः प्रजनन होता है। समसूत्री विभाजन विधि द्वारा हम बात करें समसूत्री विभाजन की, अधिकांश तो जो जीव हैं वो समसूत्री विभाजन का यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं, वो समसूत्री विभाजन का यूज करते हैं अपने शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में। यानी कि एक बहुकोशिकीय जीव है, वो बहुकोशिकीय जीव जब कभी भी समसूत्री विभाजन करेगा तो अपने शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए समसूत्री विभाजन करता है। अब अगर एक प्रोकैरियोटिक जीव को देखा जाए तो एक प्रोकैरियोटिक जीव में तो मात्र एक ही कोशिका होती है, और एक कोशिका तो उसके शरीर में ले दे के एक ही कोशिका रह सकती है, तो एक से ज्यादा कोशिका तो बढ़ा ही नहीं सकता। फिर इसका मतलब है कि जब भी उसमें समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों में जब भी कभी समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगी और दोनों कोशिकाएं सीधे ही नई जीव का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब यह कि समसूत्री विभाजन जो है यह भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, और इस विधि के द्वारा जिन जीवों में जनन होता है, बात करते मैंने कहा कि इसमें ऐसा होगा तो वो जो जीव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस विधि से जो करते हैं वो एक कोशिकीय जीव होंगे। और सामान्य तो जो जीव होते हैं वो बेसिकली जो जीव होते हैं वो कौन होंगे बेटा, प्रोकैरियोटिक जीव। एक कोशिकीय जीव होनी चाहिए प्रोकैरियोटिक। एक यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, ये भी इसके द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। पर देख लेते हैं कि इनमें कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जीव है। देखो, प्रोटिस्टा की बात की जाए तो सही बात है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोट भी होता है। लेकिन एनीमेलिया की बात की जाए तो ये बहुकोशिकीय है, तो इसका मतलब समसूत्री विभाजन विधि के द्वारा इनमें जनन नहीं होगा, केवल शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की बात की जाए एक कोशिकीय जीव है, सही बात है, जनन कर सकता है, लेकिन इसके साथ में प्लांटी है तो प्लांटी में प्रजनन नहीं होता है, तो मीन ये जवाब भी गलत है, ये जवाब भी गलत होता चला जाता है। अगला है मोनेरा एवं प्रोटिस्टा। मोनेरा को देखा जाए तो ये भी एक कोशिकीय जीव है और प्रोटिस्टा को देखा जाए तो ये भी एक कोशिकीय जीव है। और मैंने कहा कि एक कोशिकीय जीवों में समसूत्री विभाजन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, का मतलब हमारे पास जवाब यही रहेगा। और लास्ट वाला देखें तो मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, परंतु प्लांटी को देखा जाए तो प्लांटी बहुकोशिकीय जीव है, इसमें बहुकोशिकीय पादप रखे जाते हैं। तो फिर इनमें समसूत्री विभाजन का उपयोग केवल शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में किया जा सकता है, शरीर वृद्धि में किया जा सकता है, प्रजनन में नहीं किया जाएगा। इसका जवाब होगा अपने पास में स। आगे बढ़े। अगला हमारे पास सवाल है, द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन देखा जाए तो यहां हमारे पास में अमीबा की बात करें तो अमीबा में एक कोशिका से दो कोशिकाएं हो सकती हैं। और द्विखंडन की विधि के पर देखें तो द्विखंडन की विधि जो है बेसिकली हमें देखने को मिलती है वही एक कोशिकीय जीवों में,
और एक कोशिकीय के जीवों की बात की जाए तो वो प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं और यूकैरियोट भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट भी होंगे और यूकैरियोट भी हो सकते हैं। मतलब कि एक कोशिका है वो टूट करके दो भागों में बट जाए और दोनों भागों से दो नए जीवों का निर्माण हो, तो द्विखंडन विधि। एक बार देखते हैं इसमें द्विखंडन विधि में मैंने कहा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव या यूकैरियोटिक जीव शामिल होंगे। अब देखा जाए इसमें अमीबा और यीस्ट। अमीबा कर सकता है लेकिन यीस्ट है नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीस्ट एक यूकैरियोटिक यीस्ट होता है। इसमें जो जनन होता है वो जनन होता है बडिंग के द्वारा, तो ये इस विधि से नहीं करता है, अमीबा करता है। पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम करता है। यीस्ट यहाँ पे फिर वही बात आती है कि यीस्ट में तो प्रजनन की सामान्य जो विधि है वो बडिंग है। बात करें यीस्ट एवं स्पंज में, तो यहाँ पे ना यीस्ट करता है और ना ही स्पंज करता है। यहाँ बडिंग रहेगा, स्पंज है तो स्पंज जो करता है वो बेटा वो जनन करेगा जेम्यूल के द्वारा। तो इसमें भी स्पंज और यीस्ट इन दोनों में ही क्या नहीं पाया जाएगा, द्विखंडन विधि नहीं पाई जाती है। तो मैंने कहा कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन हो सकता है या होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो ये इन दोनों जीवों में अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है, द्विखंडन विधि। और मैंने कहा यीस्ट है तो यीस्ट का याद रखेंगे, शायद आगे इस प्रकार के सवाल होंगे तो हमें देखने को मिलेगा। यीस्ट में बडिंग के द्वारा, और बडिंग की बात करें तो मतलब कि मुकुलन विधि के द्वारा, यहां भी मुकुलन यहां भी मुकुलन। स्पंज की बात की जाए तो स्पंज में जैम्यूल्स के द्वारा जनन होता है, और जैम्यूल्स जो होते हैं ये भी बर्ड होती हैं, लेकिन इनको माना जाता है इंटरनल बर्ड्स, इन्हें आंतरिक कलिकाएं माना जाता है। जबकि यहाँ जो यीस्ट में जो पाई जाती हैं ये आउटर बर्ड्स होती है, इन्हें आउटर बर्ड्स माना जाता है। यानी कि यीस्ट है स्पंज है, इनमें तो बडिंग से होता है। और अमीबा पैरामीशियम को देखा जाए द्विखंडन विधि से, और दोनों एक साथ है, तो हमारे पास इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, अमीबा एवं पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुटी भवन क्रिया से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पुटी भवन क्रिया से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो बात करें पहले पुटी भवन है क्या, पुटी भवन की क्रिया होती क्या है, देखते हैं। पुटी भवन की क्रिया जिस जीव में सामान्यतः पाई जाती है उस जीव का नाम है अमीबा। पहली बात, पुटी भवन की क्रिया जिस जीव में पाई जाती है उस जीव का नाम है अमीबा, नंबर एक। नंबर दो, अमीबा पुटी भवन के द्वारा अलैंगिक जनन करता है, और इसके दौरान पुटी भवन की जो क्रिया होती है यह सामान्यतः देखी जाती है विषम परिस्थितियों में। ये किस में देखी जाती है बेटा, विषम परिस्थितियों में पुटी भवन होता है। तो बात की जाए कि सामान्य परिस्थितियों में अमीबा है वो कौन सी विधि से जनन करता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है, कौन सी वाली विधि, द्विखंडन विधि। तो द्विखंडन विधि जो होती है ये सामान्यतः पाई जाती है, यानी कि ये सामान्य परिस्थितियों में देखने को मिलती है। ये जो जनन होता है ये सामान्य परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन विधि सामान्य परिस्थितियों में किसमें होगा, अमीबा में। लेकिन विषम परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो विषम परिस्थितियों में अमीबा जो है वो पुटी भवन का निर्माण करता, पुटिका का निर्माण करता। होता क्या है, अमीबा के पास में जब विषम परिस्थितियां आती है, मीन जब बाहर तापमान अधिक हो जाए, भोजन और जल की कमी हो जाए, अगर इस प्रकार की विशेषता अगर आ जाती है वातावरण में, पर्यावरण में, तो अमीबा अपने शरीर के चारों ओर, अपनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर चूडोपोडिया होते हैं, कूटपाद होते हैं, उनको खत्म कर लेता है, और अपनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण का निर्माण कर लेता है, एक त्रिस्तरीय आवरण का निर्माण कर लेता है। और ये जो त्रिस्तरीय आवरण जो होता है, इस त्रिस्तरीय आवरण को हम सिस्ट कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। यानी कि अमीबा में होगा, विषम परिस्थितियों में होगा, तापमान की अधिकता, भोजन की कमी, या हम कहें कि जल की कमी आदि के दौरान होता है। और इसमें अमीबा जो होता है अपने शरीर के चारों ओर कूटपाद को खत्म करके त्रिस्तरीय आवरण को डेवलप कर लेता है। तो ये सारी विधियां, यानी कि जब ये सिस्ट का निर्माण होता है तो ये सिस्ट का निर्माण जो है, पुटिका का जो निर्माण, यही पुटी भवन कहलाता है। अब इस आधार पर देखें तो ये अमीबा में होता है, सही बात है। अनुकूल परिस्थितियों में होती है, ये नहीं होती है। अनुकूल परिस्थितियों की बजाय ये किस समय होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो हम कह सकते हैं कि ये केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। तो ये जवाब इसका हमारे पास गलत हो जाएगा। इसमें त्रिस्तरीय आवरण बनता है, सही बात है। उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारे पास जवाब पहले ही आ गया है कि अनुकूल परिस्थितियों में पुटी भवन की क्रिया होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास में बी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म
सही नहीं है। यहाँ युग्म दिए गए हैं, एक तरफ हमने ऑर्गेनिज्म दिया है और एक तरफ उसमें अलैंगिक जनन जिस संरचना से होता है वो संरचना दी गई है। तो इनमें से हमें युग्म को है, कौन सा जो युग्म जो है इनमें से कौन सा जोड़ा वो गलत है उसको छांटना है। देखते हैं करके। सबसे पहले बात करें क्लेमाइडोमोनास की। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसकी प्रजातियां, इसकी जो प्रजाति होती है दो प्रकार के बीजाणु बनाती है, अचल बीजाणु भी बनाती है और चल बीजाणु भी बनाती है। क्लेमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियां अचल बीजाणु बनाती है और कुछ चल बीजाणु बनाती है और इनसे अलैंगिक जनन करती है। तो इसका मतलब ये है कि क्लेमाइडोमोनास है वो चल बीजाणु बनाएगा। ये युग्म जो पहला जो जोड़ा दिया गया वो सही है। नंबर 2 पे है कोनिडिया। इसमें पेनिसिलियम में हमने पीछे पढ़ा है 11th क्लास में हमने कहीं पढ़ा होगा, हमारे पास में जब कवक पढ़ते हैं तो कवक में हम पेनिसिलियम पढ़ते हैं और हमने कहा कि पेनिसिलियम जो होता है ये जो कवक है, कवकों में बीजाणु जो बनते हैं वो कौन से बीजाणु, कोनिडियो बीजाणु बनते हैं या जिन्हें कोनिडिया भी कहा जाता है। तो फिर पेनिसिलियम नाम का जो कवक है वो कोनिडियो बीजाणु बनाता है। तो इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये भी सही है। बात करें कलिका की, तो कलिका जो है यानी कि हाइड्रा, तो हाइड्रा जो प्राणी है ये कलिका बनाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बडिंग्स पाई जाती हैं यानी कि कलिकाएं पाई जाती हैं, बड मुकुल निर्मित होते हैं। और मुकुल निर्मित किस किस में होते हैं, हम यीस्ट की बात करें और दूसरा हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा में जो मुकुलन जो होता है या जो बडिंग होती है वो बाह्य प्रकार की होती है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि स्पंज जो होते हैं, स्पंज जो होते हैं इनमें भी मुकुलन होता है, बडिंग होती है, लेकिन वो किस प्रकार की मानी जाती है, वो इंटरनल प्रकार की मानी जाती है। और स्पंज में वो जो होता है वो जैम्यूल के द्वारा होता है, जैम्यूल्स के द्वारा वो बडिंग्स मानी जाती है। अब चौथा हमारे पास यानी कि तीसरा कलिका हाइड्रम बनती है, सही बात है, जैम्यूल है। अभी मैंने कहा कि जैम्यूल जो होता है वो जैम्यूल बनता है स्पंज में। और मैंने इससे पहले वाले लेसन में डिस्कस किया कि अमीबा जो है, अमीबा जब जनन करता है तो दो तरीके से करता है, या तो द्विखंडन विधि के द्वारा या पुटी भवन के द्वारा। अनुकूल परिस्थितियों में द्विखंडन लेगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह पुटी भवन के द्वारा जनन करता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जैम्यूल स्पंज का है, अमीबा में यह विधि होती ही नहीं है। तो हमारे पास जो गलत या जो सही जो युग्म नहीं है वो हमारे पास में तय तय वाला रहेगा, नहीं कि जिसमें जैमूल और अमीबा है। तो इसका जवाब होगा दे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कायिक प्रवर्धन में उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कायिक प्रवर्धन में उपयोग नहीं किया जाता है। कायिक प्रवर्धन यानी कि ऐसा प्रवर्धन यानी कि ऐसा जनन जिसमें कोई भी पादप है वो अपने कायिक भागों का यूज करता है। जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, कलिका हो सकता है, प्रकंद हो सकता है, उसकी जो पर्व संधियां हैं ये हो सकती हैं। तो ये पादप के जो कायिक भाग हैं उन कायिक भागों के द्वारा यह कोई भी पादप जब प्रजनन करता है तो इसे हम कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और पादपों में कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन जो होता है उसमें किस किस को यूज किया जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। बल्ब यूज किया जाता है, ओइस्तारी यूज किया जाता है, एंथ्रेजोइड्स एंथ्रेजोइड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मूलाभास। और मूलाभास जो होते हैं ये केवल जल अवशोषण की संरचनाएं हैं, केवल जल अवशोषण की क्या है, संरचना है। या हम कह सकते हैं कि ये पादप को भूमि में स्थापित करती है। लेकिन हम कहें कि ये कायिक प्रवर्धन में सहायता करती हैं, ये नहीं होता है। यानी कि बल्ब है, भूस्थारी है, ये दोनों भाग लेती हैं, ये नहीं करेंगे। ऊपरी भूस्थारी ये भी भाग लेता है। बल्ब है, भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, इनके द्वारा ये सब के सब कायिक जनन में भाग लेती हैं, कायिक प्रवर्धन करवाती हैं। तो कायिक प्रवर्धन की संरचनाएं उपयोग में क्या आती हैं। लेकिन एंथ्रेजोइड से इनका उपयोग नहीं किया जाता, ये कायिक जनन में भाग नहीं लेती। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है बंगाल का आतंक से संबंधित सही कथन नहीं है। बंगाल का आतंक है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो चर्चा करते हैं। बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक नाम की जो घटना होती है वो वाटर हायासिंथ, जिसे हम जलकुंभी पादप भी कहते हैं, वाटर हायासिंथ या जलकुंभी पादप से होता है, पहली बात। नंबर 2, वाटर हायासिंथ जो होता है ये भू स्तरीका के माध्यम से, इसकी
ये कायिक प्रवर्धन करता है। ये जल में रहने वाला पादप है। ये जलीय पादप यानी कि आवर्त बीजी जलीय पादप है। इसमें पुष्प पाई जाते हैं, इसमें सुंदर पुष्प पाई जाते हैं। और ये पादप जो है, ये पादप भारत का नहीं है। इस पादप को भारत में लाया गया और भारत में इसको जो लेके आया गया वो इसकी सुंदर पुष्पों की वजह से, इस पुष्पों का जो रंग था उसकी वजह से और पत्ती की आकृति की वजह से, सुंदर पुष्पों की वजह से, पत्तियों की आकृति की वजह से इसको भारत में ला करके स्थापित किया गया। इन पूरे स्थापन किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। और भारत में स्थापित किया तो इसको ला करके बंगाल की खाड़ी में इसको लाके लगाया। और बंगाल की खाड़ी में जब लाके लगाया तो ये जलीय प्राणी है, जल में उपस्थित, जब ये जल में रहता है तो यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा बहुत तेजी से वृद्धि करता है और ये पानी की सतह पे बहुत भयंकर तरीके से फैलता है। और जब बंगाल की खाड़ी में जब ये वृद्धि की इसने और ये फैला, तो ये इतना फैला कि जल में, जिस जल के अंदर, जिस खाड़ी में पैदा हो रहा था, जिस खाड़ी में ये बढ़ा था, उस जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। जलीय जीव हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो मर जाते हैं। जब ये मरते हैं, जब ये पादप नष्ट होते हैं तो भी जल में मिलते हैं। और जलीय जीव और पादपों के मरने से जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उस जल की बीओडी बढ़ जाती है। और बीओडी बढ़ने से और ऑक्सीजन की कमी होती है, जल प्रदूषित हो जाता है। और ऐसे करके जीव हैं बार बार उसमें मरते रहते हैं। जीवों के जो मरने की घटना है, जिसके पीछे का जो रीजन है वो वाटर हायासिंथ या फिर हम कहीं जल कुंभी है, वाटर हायासिंथ या जल कुंभी है, इसी को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। तो फिर इसकी कौन सा कथन सही नहीं है, सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, वाटर हायासिंथ पादप जो है, इसी को बंगाल का आतंक नाम दिया गया है। सही बात है, मैंने कहा बंगाल का आतंक वाटर हायासिंथ की वजह से होता है। दूसरा है, वाटर हायासिंथ पादप का भारत में सुंदर पुष्प एवं पत्तियों के आकार के कारण आगमन हुआ। इसको लेके आ गया इसी कारण से कि सुंदर पुष्प पाई जाती है, पत्तियां इसकी बड़ी सुंदर होती हैं, आकार बड़ा सुंदर होता है। अगली बात यह है, द्रुत गति से कायिक प्रवर्धन करता है। मैंने कहा बहुत तेजी से कायिक प्रवर्धन करता है, बहुत तेजी से कायिक प्रवर्धन करता है। और यह ठहरे जल में वृद्धि करने वाला खरपतवार है। सही बात है, जलीय खरपतवार है, रुके हुए पानी में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। जवाब कौन सा? और हम छोड़ गए आगे। वाटर हायासिंथ पादप को बंगाल का आतंक नाम दिया गया, जो एक शैवाल है। मैंने कहा कि ये शैवाल नहीं भाई, ये कैसा पादप है? ये पुष्पीय पादप है। और पुष्पीय पादप है तो मैं कह सकता हूं ये कौन सा पादप है? ये एंजियोस्पर्म पादप है। सवाल नहीं, एल्गी नहीं है, ये एल्गी नहीं है। हमारा ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, गलत साबित होगा। जवाब होगा इसका ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुलबिल्स द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। बुलबिल्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अगर बुलबिल्स की बात की जाए तो किसमें पाई जाती है? देखो, आलू, आलू की संरचना में हम पढ़ते हैं कि आलू के अंदर आंखें पाई जाती हैं, यानी कि आंखों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। नहीं भाई, वो आंखें जो है ना, वो सच में क्या है? कायिक कलिकाएं जो है, उन कायिक कलिकाओं को हम किसके रूप में जानते हैं? आंखों के माध्यम से। आलू में तो होगा आंखों के माध्यम से। ब्रायोफिल्म जिसको हम पत्थर चट्टा कह रहे हैं, ब्रायोफिल्म जिसको पत्थर चट्टा कहा जाता है, तो पत्थर चट्टा में हम देखते हैं कि पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारों से, इससे बेटा पत्ती के किनारों से, यानी कि पत्ती के किनारों पर से कलिकाएं पैदा होती है, बर्ड्स पैदा होती हैं, जिन्हें हम पर्ण कलिकाएं कहते हैं। तो पर्ण कलिकाएं के माध्यम से ब्रायोफिल्म में जनन होता है। अगेव की बात की जाए, अगेव जो है ना, ये पादप है जिसमें बुलबिल्स के द्वारा जनन पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन। और अदरक की बात की जाए तो अदरक में जो प्रजनन जो होता है वो प्रकंद के द्वारा देखने को मिलता है, राइजोम के द्वारा देखने को मिलता है। यानी कि अगेव है हमारे पास, ये पादप है, बुलबिल्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इनका हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। आलू में आंखों के द्वारा, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, कायिक कलिकाएं। ब्रायोफिल्म में पर्ण कलिकाएं जो पत्तियों के किनारों से पैदा होती हैं। और अदरक में प्रकंद के द्वारा पैदा होता है। इनमें प्रवर्धन की, अगेव जो है उसमें बुलबिल्स के द्वारा जनन होता है। जवाब हो जाएगा हमारे पास में स। ये बढ़ दें। देखते हैं, द्विखंडन के समय अमीबा में निम्नलिखित में से किसका विभाजन होता है? ये वो भी जिसको हम कह रहे हैं द्विखंडन। और मैं पहले इसको डिस्कस करके आया
कि द्विखंडन विधि जो होती है ये अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा में देखी जाती है। इसमें अमीबा की एक कोशिका दो नई कोशिकाओं में बट जाती है, इसमें दो नई कोशिकाओं में बटती है। लेकिन बटने के दौरान एक कोशिका से, एक अमीबा की कोशिका से दो कोशिका बनने के दौरान विभाजन किसका होता है, वास्तव में विभाजन किसका देखा जाता है? बेटा इसमें जो वास्तव में जो विभाजन देखा ना, इसका सीधा ही जवाब हमारे पास में है। इसमें जो सीधा सीधा जो विभाजन होता है, डायग्राम दिया गया बुक में, साफ सुथरा सा दे रखा है, उसमें जो विभाजन जो दिया गया, विभाजन जो समझाया गया है, वो विभाजन केवल एक ही भाग का दिया गया है, वो एक ही भाग का विभाजन समझा रखा है। और विभाजन किसका, द्विखंडन के समय किसका विभाजन होता है, तो वो केंद्र का विभाजन होता है। इसका सीधा जवाब है केंद्र का विभाजन होता है। तो इसमें कोशिका झिल्ली का नहीं, वो एक खंड से यानी कि एक भाग से दो भागों में टूटती है, दो असमान भाग हो सकते, समान भाग हो सकते। संकुचनशील रिक्तिका है, ये भी दो भागों में टूटती है, विभाजन नहीं होता। विभाजन तो केवल किसका होता है, केंद्रक का। तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्रक। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इन सबको पढ़ना अपने को, और इनमें से असत्य कथन को ढूंढना है। देखते हैं एक बार इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखो पहला, अमीबा एवं पैरामीशियम द्विखंडन विधि द्वारा विभाजन करता है। मैं इस बात को पहले डिस्कस करके आ चुका हूं, इस बात को हम पहले भी समझ चुके हैं कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे जो एक कोशिकीय जीव हैं, जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, ये एक कोशिकीय जीव द्विखंडन के द्वारा मीन एक कोशिका से दो कोशिकाओं में टूट करके दोनों नई कोशिकाएं नए जीवों का जन्म देती है। द्विखंडन विधि के द्वारा इन दोनों में विभाजन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा विभाजन होता है, या मैं कहूं कि इनमें जनन होता है, ये सही है। कथन असत्य ढूंढते हैं तो अमीबा और पैरामीशियम द्विखंडन करते हैं, द्विखंडन द्वारा विभाजन करते हैं, ये सही कथन है। दूसरा, यीस्ट में असमान कोशिका विभाजन होता है एवं छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है। जब हम कभी यीस्ट कोशिका को देखते हैं तो यीस्ट कोशिका में यह होता है कि एक सामान्य यीस्ट कोशिका, और इस यीस्ट कोशिका से यहां छोटी सी एक कलिका पैदा होती है, पड पैदा होती है, जिसको हम मुकुल भी कहते हैं। ये जो छोटी सी कलिका जो पैदा हो रही है, तो अगर इस कोशिका के सापेक्ष इसको देखा जाए तो इसका आकार छोटा है और ये कलिका की तरह पैदा हो रही है, मतलब कि इसमें असमान कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। इसी कोशिका से एक छोटी कोशिका बनती है, तो बेटा इसमें यानी कह सकते हैं यीस्ट में असमान कोशिका विभाजन होता है और साथ में छोटी कलिकाएं पैदा होती हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है, अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि अलैंगिक जनन है एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट एक कोशिकीय जीवों में भी होता है। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें कोई केवल एक ही जीव भाग ले, जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं हो लेकिन युग्मक भाग ले सकते हैं, जिनमें समसूत्री विभाजन से जनन हो, जिनमें कोई शरीर का कोई भाग है, किसी पादप के कोई भी जो जीव है उसके शरीर का भाग जब नए जीव को बना सकता है, तो ये अलैंगिक जनन है। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में ही क्यों, इन्हीं में क्यों होता है? मैंने भी कहा ना कि पादपों में अलैंगिक जनन होता है और कायिक प्रवर्धन के माध्यम से होता है, कायिक भागों के द्वारा होता है। का मतलब है कि अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों की विशेषता नहीं है, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इस हमारा जो जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा सही। स्टेटमेंट पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारे पास में तीसरा वाला है। इसका जवाब होगा अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीव में होता है, नहीं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में अलैंगिक जनन देखने को। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित समूह ए, यानी कि एक तरफ हमने पादप रखे गए हैं, दूसरे समूह में उस पादप से उस पादप का जो कायिक भाग है जो जनन में भाग लेता है उसका नाम लिखा गया है। तो हमें सही मिलान का चुनाव करना है, पहले तो मिलाना और उसके बाद में इसका चुनाव करना है कौन सा सही होगा। तो एक बार देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने आलू की बात की थी। मैंने कहा आलू है, इस आलू में कई कलिकाएं पाई जाती है और उन कई कलिकाओं को हम आंखें कहते हैं। तो पहले वाले को हम सी से मिला लेंगे और पहला वाला अगर सी से मिलता है तो हमारे पास में पहला यानी कि ए ऑप्शन और द ऑप्शन ही देखने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला और यानी कि बे और सही इन दोनों में से कोई एक आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास में है केला। केले में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो प्रकंद के द्वारा होगा, ये चर्चा हमने की नहीं, लेकिन केले में जो कायिक जो भाग होते हैं, कायिक जनन जो होता है प्रकंद के माध्यम से होता है। अगला है पत्थर चट्टा। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि मैंने कहा पत्थर चट्टा जो होता है उसमें पत्ती के किनारों से कलिकाएं पैदा होती हैं जिन्हें हम पर्णकलिका कहते हैं,
जिन्हें लीफ बर्ड्स कहा जाता है। तो पत्थर चट्टा है, ब्रायोफिल्म जिसका नाम लिखा, तो ब्रायोफिल्म में पत्थर चट्टा में पर्णकलिकाएं पाई जाएंगी। और बच गया हमारे पास में गन्ना। तो गन्ना जो होता है वो पर्व संधि से, हम देखते भी हैं कि एक जो गन्ना होता है, गन्ने में जो पर्व संधियां पाई जाती हैं, इन पर्व संधियों वाले रीजन में कलिका पाई जाती है, यहाँ बर्ड्स पाई जाती है। तो हम इन छोटे से भाग को, इस वाले हिस्से को काट करके जिसमें केवल पर्व संधि पाई जाती है, तो इस पर्व संधि वाले रीजन को हम जमीन में लगाते हैं और इनसे नए पादप पैदा कर दें। तो यानी कि आलू जो है उसमें आंखों से होगा, केला जो है उसमें प्रकंद से होगा, गन्ना जो है उसमें पार्व संधि से होगा, और पत्थर चट्टा है उसमें पर्णकलिका से होगा। और ऐसा अगर देखें कि जैसे पहले को मिलाया गया हो, जो फर्स्ट है वो मैच कर रहा है सी से, तो 2 है हमारे पास में। सेकंड जो मैच कर रहा है ए से, तो पहला सी से और सेकंड ए से, तो ये हमारे पास में से वाला जो है इसका जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। एक गलत कथन को चूज करना है। हम पहले कथन पढ़ के देखते हैं, एक एक देखते हैं कि अलैंगिक जनन साधारण जीवों में जनन की सामान्य विधि है। अलैंगिक जनन साधारण जीवों में, साधारण जीवों का सीधा सीधा मतलब यह है एक कोशिकीय जीवों में। साधारण जीव कौन से? एक कोशिकीय जीवों में। और इन जीवों में यह जनन की एक सामान्य विधि है, जनरल मेथड है। ये कथन सही है। गलत कथन का चुनाव करना है, लेकिन इस कथन को देखा जाए तो ये सही है। जो छोटे एक कोशिकीय के जीव होते, चाहे प्रोकैरियोटिक जीव हो चाहे यूकैरियोटिक जीव हो, इन जीवों में जो जनन होता सामान्य तरीके, सबसे सामान्य जो विधि है जनन की, वो सबसे सामान्य विधि कौन सी है? वो है अलैंगिक जनन। का जवाब सही, जो पहला स्टेटमेंट वो सही होगा। दूसरा, पादप लैंगिक व अलैंगिक दोनों जनन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, मैंने कहा कि पादप हैं सामान्यतः एक कोशिकीय बहु कोशिकीय दोनों प्रकार के जीव होंगे। यानी कि ये शैवाल से अगर आवर्त बीजी पादपों देखा जाए तो एक कोशिकीय बहु कोशिकीय दोनों प्रकार के जीव हैं। और जब हम शैवाल पढ़ते तभी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि शैवालों में हम लैंगिक जनन देखते हैं, शैवालों में अलैंगिक जनन देखते हैं। और लैंगिक जनन की बात की जाए तो हमने पढ़ा होगा कहीं पे समयुग्म की, असमयुग्म की, विषम युग्म की प्रकार का जनन। और आवर्त बीजी पादपों तक बढ़ते आते हैं तो विषम युग्म की लैंगिक जनन देखने को मिलता है। यानी कि पादप जो है उनमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो इन पादप जो है वो दोनों तरीके से करते हैं। और अलैंगिक जनन करते हैं तो अभी मैंने कहा कि पादप जो है अपने कायिक भागों की सहायता से, कायिक भागों की सहायता से, जिन्हें कायिक प्रवर्ध भी कहा जाता है, इनकी सहायता से ये जनन करते हैं। इसका जवाब यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही होगा। अगला है, अधिकांश जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। अधिकांश जंतुओं में, अगर साधारण जंतुओं की बात की जाए, साधारण जंतु मतलब कि जो जंतु जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे कि हम प्रोटिस्टा के सदस्य अमीबा की बात कर लेते हैं, तो इस प्रकार के जो जीव हैं जो सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, अगर उनमें बात की जाए तो उनमें अलैंगिक जनन जरूर देखने को मिलता है। लेकिन यह लिखा अधिकांश जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, ये बात सही है। अधिकांश जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें जो जनन होगा वो किससे होता है बेटा? लैंगिक जनन से होता है। और ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, ये सीधे ये एनसीईआरटी जो है ना, जो हमारा जो बुक है उसमें से सीधे लाइनें लिखी गई हैं, ये वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन है जनरेट किए गए हैं। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में है ना सीधे लाइन टू लाइन सवाल दे दिए जाते हैं कि लाइन दे दी, कथन दे दिया गया किसी भी एक टॉपिक से, उसमें देखना कि कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है। के लिए फिर हमारी टॉपिक जो पढ़ा है ना उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ा तो इसमें क्या क्या घटनाएं चलती हैं, किस स्टेप में चलती हैं, कौन से तरीके से चल रही है, थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो ये लिखा गया सीधा ही, अलैंगिक जनन है वो साधारण जीवों में जनन की सामान्य विधि है। तो इस प्रकार से हम कहें तीनों ही यानी कि जो तीनों विधियां हैं, तीनों प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो सही है। यानी कि इनमें से कोई भी कथन जो गलत है नहीं है, सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। का जवाब होगा हमारे पास में। अगला प्रश्न, अदरक तथा जलकुंभी में कायिक जनन क्रम से होता है। यानी कहा अदरक तथा जलकुंभी में कायिक प्रजनन, कायिक जनन है वो क्रम से होता है। देखा जाए, मैंने कहा बुलबिल्स के द्वारा अगर जनन देखते हैं तो बुलबिल्स के द्वारा जनन, इसमें बताया था हमने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था अगेयू में। आंख के द्वारा अगर प्रजनन देखा जाए तो किसमें पाया जाता है बेटा? आलू में। पाणकलिका के द्वारा देखा जाए, पाणकलिका के द्वारा हमने देखा था इसमें पत्थर चट्टा में। बच गया कौन सा? बोइस्तारी का। इधर देखें परकंद और बोइस्तारी का। उधर क्या बेटा हमारे पास है? बोइस्तारी का और परकंद।
अगर इन दोनों में देखा जाए स और द में, तो यहाँ पर्णकलिका में होता है। अब यहाँ पूछा अदरक और जलकुंभी में कायिक जनन क्रमशः होता है, तो पहले हमें किसका देखना है, अदरक का। और अदरक में जो जनन होता है, मैं थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि अदरक में कायिक जनन जो होता है वो प्रकंद से। तो मैंने पहले किसका देखना होगा, अदरक का, बाद में किसका पता होना चाहिए, जलकुंभी का। तो अदरक का किससे हो रहा है, प्रकंद से। तो अगर हमारे पास प्रकंद वाले को देखा जाए तो हमारे पास वाला ऑप्शन है, जिसमें प्रकंद के द्वारा जो जनन होगा वो तो किसमें होता है, अदरक में। और भूस्थारिका के द्वारा जनन होगा वो किसमें होगा, जलकुंभी में। तो यहाँ देखा जाए पर्णकलिका पत्थर चट्टा में, तो भूस्थारिका किसमें हो गया, जलकुंभी में। लेकिन यहाँ मैच नहीं करता। और दे वाले में देखा जाए तो भूस्थारिका और प्रकंद, सही बात है, भूस्थारिका से जलकुंभी में होता है, प्रकंद से अदरक में होता है, लेकिन शब्द लिखा है क्रमशः। और क्रमशः शब्द का मतलब ये है कि पहले हमें अदरक की बात करनी है, और अदरक की बात करें तो क्या होगा, प्रकंद, बाद में क्या होगा, भूस्थारिका। नाम तो दोनों इसमें भी लिखे, इनके द्वारा जिन विधियों से जनन होता है दोनों में, पर दोनों क्रम से नहीं है। वो इस तारीख का जलकुंभी अगर पहले होता तो जवाब फिर ये होता। इसलिए हमारे पास इसका जो जवाब आएगा, जवाब हो जाएगा बेटा स वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ दे। अगला प्रश्न है, बीजाणुओं द्वारा लैंगिक जनन होता है। बीजाणुओं के द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो बीजाणुओं के द्वारा लैंगिक जनन जो होता है, तो भाई साधारणतः बीजाणु बनाने का जो काम होता है 11वीं क्लास में ये चीजें फर्स्ट लेसन में, सेकंड और थर्ड लेसन में सारी चीजें दे रखी हैं। जब हम मोनेरा किंगडम को पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं, फंजाई को पढ़ते हैं, एल्गी को पढ़ते हैं, ये पढ़ा होगा। ये पढ़ा भी है कि जीवाणु जो है मोने जगत के जो सदस्य हैं उनमें बीजाणु का जनन होता है, एंडोस्पोर बनते हैं, अंत बीजाणु पढ़ते हैं। दूसरा, हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था, हमने औपंक कवक, और औपंक में हमने देखा था कि औपंक कवक जो होते हैं स्लाइम मोल्ड होते हैं, उनमें बीजाणु बनते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्यों में बीजाणु देखने को मिलता है। शैवालों में हमने पढ़ा था कि शैवाल जो होते हैं ये भी बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु के द्वारा जनन शैवाल में भी होता है। और कवक जो होते हैं इनमें तो मोस्टली जनन ही बीजाणु के द्वारा होता है। दोनों प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, अलैंगिक बीजाणु भी होते हैं और लैंगिक बीजाणु भी होते हैं। यहाँ पूछा कि बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन, तो बेटा इन तीनों में ही, प्रोटिस्टा, शैवाल और कवक, इन तीनों में ही अलैंगिक बीजाणु बनते हैं। इसका मतलब यहाँ जो दे वाला है वो हमारा सही जवाब रहेगा, सब में ही पाया जाता है। बच्चों इसी प्रकार के जो प्रश्न है जो एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखे गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जहां ये लिखे गए हैं, ये प्रश्न वहीं से बनाए जा रहे हैं, वहीं से इनको डेवलप किया जा रहा है। और ये वो प्रश्न इस तरीके से नहीं कि पिछले सालों में जो आए हैं उनको उठा करके सीधा यहाँ ले आए। हमने कोशिश की है कि पिछले सालों में जो पूछे जा चुके हैं उनमें फेर बदल करके ना इनको दिया जाए। कोई भी क्वेश्चन है वो जस्ट सेम वैसा का वैसा तो शायद नहीं पूछा जाएगा जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, फिर भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो भी जाते। बट हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पिछली जो क्वेश्चन जो पढ़ा था हमने, अगले क्वेश्चन में वही चीज यानी कि ऑप्शन कैसे बदल के आ रहे हैं। और जब हम बदल बदल के यानी कि जब अलग अलग ऑप्शन में रखे गए, जब इनको पढ़ दे हैं, तो फिर हमारा थोड़ा और समझ डेवलप होती है कि नहीं इसके साथ आया तो ये, इसके साथ आया तो ये, इसके साथ। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है हम यहाँ लेते आते रहेंगे। ये जो सीरीज जो हमने शुरू की है सीयूटी के लिए, मैंने इंट्रोडक्शन में, जब मैं सीयूटी का इंट्रोडक्शन की जब मैं चर्चा कर रहा था, मैंने इस बात को कहा था कि मैंने कहा बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम को देंगे, फाइट करेंगे, मेरिट में शामिल, और किसी यूनिवर्सिटी में शामिल। और वहां तक पहुंचने के लिए मैंने कहा कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच हमें आनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास हैं, तैयारी कीजिए, नहीं है तो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और उसी सीरीज में हम ये लेसन नंबर 1 जो सिलेबस में दिया गया है, लेसन नंबर 1 में 2 भाग हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। आज जो हमने ये जो 15 क्वेश्चन जो डिस्कस किए वो अलैंगिक जनन से संबंधित डिस्कस किए। अगली क्लास में हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।